चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। और फिलहाल लखनऊ से ये बड़ी खबर है। यूपी में चौथे चरण के लिए मतदान है कल और 13 लोकसभा सीटों पर ये वोट डाले जाएंगे। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक ये मतदान होने हैं, जिसमें शाहजहांपुर और साथ ही आपको बता दें खीरी, धोराहरा और साथ ही इटावा, हरदोई, मिश्रिक उन्नाव, कन्नौज, कानपुर, ये वो सीटें हैं जहां पर कल वोटिंग होनी है। अकबरपुर और बहराइच में भी वोट डाले जाएंगे। मतदान केंद्रों के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो फिलहाल ये बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। पोलिंग पार्टियों को रवाना कर दिया गया है और इन सीटों पर कल ये वोटिंग होनी है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम ये किए गए हैं और जिन सीटों पर वोटिंग होनी है वो हम आपको बता रहे हैं। यूपी में चौथे चरण में 4th फेज में ये वोटिंग होनी है और किन किन सीटों पर वोट डाले जाएंगे। ये 13 लोकसभा सीटें हैं जिस पर वोटिंग होनी है, वोट डाले जाएंगे और सुबह 7 बजे वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। शाम 6 बजे तक ये वोट डाले जाएंगे। शाहजहांपुर, खीरी और धौरहरा, सीतापुर, इटावा, ये वो सीटें हैं जहां पर वोट डाले जाएंगे। और आगे बढ़ेंगे इस वक्त एक और बड़ी खबर के साथ। ये दूसरी बड़ी खबर, कल वाराणसी के दौरे पर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 13 मई को उनका भव्य रोड शो होना है। 14 मई को दाखिल करेंगे अपना नामांकन। पीएम के नामांकन 4 प्रस्तावक लगभग तय हैं। गणेश्वर शास्त्री हो सकते हैं प्रस्तावक और मांझी समाज से भी प्रस्तावक हो सकता है। तीसरे प्रस्तावक की अगर बात करें तो पद अलंकृत विभूति एक प्रस्तावक महिला हो सकती हैं। तो फिलहाल ये बड़ी खबर सामने आ रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर और उनके जो प्रस्तावक हो सकते हैं। गणेश्वर शास्त्री, इनका नाम भी चल रहा है, वो भी प्रस्तावक हो सकते हैं नामांकन के दौरान। मांझी समाज से भी प्रस्तावक कोई सामने आ सकता है और इसी के साथ ही तीसरा प्रस्तावक पद अलंकृत विभूति और चौथे प्रस्तावक की अगर हम बात करें तो महिला एक प्रस्तावक इसमें हो सकती है। तो फिलहाल ये बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है, उससे पहले जनसभा को संबोधित करेंगे और लेकिन आपको बता दें कि 13 मई को भव्य रोड शो ये होना है और वाराणसी दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 14 मई को नामांकन दाखिल करना है और उसकी भी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे इस वक्त एक और बड़ी खबर के साथ। और बाराबंकी से यह बड़ी खबर है। सीएम योगी का बाराबंकी का दौरा है कल। हैदराबाद में सीएम की चुनावी जनसभा को संबोधित जनता से वोट की अपील भी करेंगे। तैयारियों में जुटे हैं तमाम कार्यकर्ता और पदाधिकारी। लंबे समय से तैयारियां ये चल रही हैं और सभी पार्टियां इस वक्त प्रचार प्रसार में जुटी हैं और जो प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में, उनके समर्थन में आम जनता से अपील की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा वोट दें। और फिलहाल तैयारियों में पदाधिकारी और कार्यकर्ता ये जुटे हुए हैं और सीएम योगी का बाराबंकी का दौरा ये कल होना है। और इसी के साथ ही जो बड़ी खबर इससे जुड़ी है, हैदराबाद में मुख्यमंत्री चुनावी जनसभा कर रहे हैं और बीजेपी के प्रत्याशी के पक्ष में आम जनता से वोट की अपील कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारियां इस वक्त जोरों शोरों पर है। कौशांबी लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी विनोद सोनकर मैदान में हैं। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान अमित शाह ने इंडिया अलायंस से लेकर पीओके तक पर जमकर निशाना साधा। इंडिया अलायंस को निशाने पर लेते हुए अमित शाह ने कहा कि मोदी जी एक बार फिर प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने अनुच्छेद 370 को हटाने का काम किया, जिसे 70 साल से कांग्रेस ने संभाल कर रखा था। यूपी में सपा, बसपा और कांग्रेस का सुपड़ा तीसरी बार साफ करना है। करोगे क्या? और तीसरी हैट्रिक लगानी है। मेरे मित्र सोनकर को तीसरी बार सांसद बनाना है। बनाओगे क्या? कौशांबी वालों, मेरी एक बात आज घर जाकर डायरी में लिख लेना। सोनकर को आप सांसद बनाओ, उसको बड़ा आदमी बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों बहनों, भाइयों बहनों, 3 चरण समाप्त हो चुके हैं। कौशांबी वालों,
3 चरण का रिजल्ट जानना है क्या? जोर से बोलो, जानना है? देखिए भैया, 3 चरण में मोदी जी 200 पार करने की कगार पर है। चौथे चरण में 250 पार करा देना है। और चौथे चरण में हमारा कौशाम्बी भी है। भाइयों बहनों, मैं सीधा मुद्दे पर आता हूं। हजारों लोग चिलचिलाती धूप में यहां पर खड़े हैं। मैं तो सोनकर को डांटना भी चाहता हूं, मंडप इतना छोटा लगा दिया, आपके इसके लिए प्यार का अंदाजा भी उसको नहीं है भैया। तो जो धूप में खड़े हैं वो सभी लोगों को मैं विशेष कर पूछना चाहता हूं, एक कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? अरे जोर से बोलो, है या नहीं है? ये खड़गे जी कहते हैं राजस्थान और उत्तर प्रदेश वालों का कश्मीर से क्या लेन देन? अरे खड़गे महाराज, 80 पार कर गए, मगर आपको मालूम नहीं पड़ता, कौशाम्बी को जान नहीं पाए। कौशाम्बी का बच्चा बच्चा कश्मीर के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार है, जान देने। भाइयों बहनों, कश्मीर में अब तक एक कांग्रेस सपा बसपा ने धारा 370 को अपने अनौरत संतान की तरह संभाल कर रखा था। आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने धारा 370 को 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त कर दिया भैया, समाप्त। और एक कश्मीर से हमेशा के लिए आतंकवाद को समाप्त कर कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। भाइयों बहनों, ये 2 शहजादे जो है, अखिलेश और राहुल बाबा, वो कहते हैं कि हम आएंगे तो धारा 370 को वापिस लाएंगे। मुझे बताइए कौशाम्बी वालों, धारा 370 वापिस आनी चाहिए क्या? जोर से बोलो, आनी चाहिए। मोदी जी ने इस देश से आतंकवाद को समाप्त करने का काम किया है, नक्सलवाद को समाप्त करने का काम किया है। और भाइयों बहनों, मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने का काम किया। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव आज बाराबंकी पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी तनुज पुनिया के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा 7वें चरण में लोगों का गुस्सा बीजेपी के प्रति 7वें आसमान पर होगा। ये 2024 का चुनाव संविधान मंथन का चुनाव है और एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान को बदलना चाहते हैं। जनता उन्हें इस बार बदलने का काम करेगी। जहाँ का हमेशा इतिहास रहा है और पुराने से लेकर के जितने भी समाजवादी नेता रहे हैं, उन्होंने सामाजिक न्याय, समाज को जगाने का काम किया। जो दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, जिनके हक और सम्मान की हमेशा लड़ाई लड़ी गई, वही पीडीए परिवार इस बार भारतीय जनता पार्टी के एनडीए को हराने जा रहा है। पीडीए परिवार के साथ सबसे ज्यादा धोखा हुआ। पीडीए की संख्या को लेकर के जो उन्हें हक सम्मान मिलना चाहिए था, इस सरकार ने नहीं दिया और उसका परिणाम यह है कि आज पीडीए परिवार एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने के लिए तैयार है। मैं समझता हूं तरुण पुनिया जी इस बार ऐतिहासिक वोटों से जीतने जा रहे हैं। और उधर लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच बयानों का वार पलटवार जारी है। इस बीच कुशीनगर पहुंचे कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने विपक्ष पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा विपक्ष केवल चुनाव के समय में सक्रिय नजर आता है। चीजें
भूल गए। चुनाव में सक्रिय होते हैं फिर गायब होंगे। अभी जातिवाद की राजनीति करते हैं, कभी क्षेत्रवाद की राजनीति, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। अब 14 की पहली स्थिति क्या थी देश की? बम फटते थे, गरीबी भयंकर रूप से थी, लोग भूख से मरते थे। आजादी मोदी जी के आने के बाद एक भी बम देश के अंदर नहीं फटता है, लोग शांति से रहते हैं और गांव गरीब खुशहाल है। यदि कोरोना न होता तो सभी का पक्का मकान होता, सभी गांव में सीसी सड़कें होती, चिकित्सा फ्री होती, शिक्षा फ्री होता। आज 4 करोड़ पक्का मकान बन गया है, 3 करोड़ पक्का मकान बना, रोडों का जाल फैल गया है, सभी स्टेशन हमारे उच्चीकृत हो गए हैं, वंदे मातरम अच्छी अच्छी ट्रेन चले रहे, बाकी सब सुविधाएं लोगों को मिल रहा है। आज 17 के पहले राज्य के अंदर क्या था, ना लाइट आती थी, ना बिजली आती थी, गुंडागर्दी, 5 बजे के बाद कोई निकल नहीं सकता था। आज 5 बजे के 12 बजे रात को भी बेटी सोने का जेवर पहनकर बाहर निकल सकती है, घूम सकती है, माँ के साथ जा सकती है। आज 23 घंटे 18 घंटे 24 घंटे लाइट आ रहा है, घर पर नल खड़े, नल पानी नहीं मिलता, नल का कनेक्शन है लोगों को, टेल तक पानी पहुंच रहा है, बाढ़ों से सुरक्षा हो रही है। पहली बार योगी जी के शासन में इतने बाढ़ के काम हुए। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उत्तर प्रदेश में सियासी माहौल गर्म है। ऐसे में सपा विधायक मनोज पांडे ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो राष्ट्र हित की बात करता है हम उसके साथ हैं और गृह मंत्री अमित शाह ने हमेशा राष्ट्र की बात की है। ऐसे में एक कयास लगाया जा रहा है कि मनोज पांडे जल्दी बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले यूपी में राज्यसभा चुनाव हुए थे और उस वक्त सपा के कई विधायकों ने अपनी ही पार्टी के कैंडिडेट के खिलाफ क्रॉस वोटिंग की थी, जिसमें विधायक मनोज पांडे का नाम भी था और तब मनोज पांडे ने सपा के मुख्य सचेतक के पद से भी इस्तीफा दे दिया था। नए भारत के माननीय गृह मंत्री हैं और एक ऐसे भारत के माननीय गृह मंत्री हैं जिन्होंने इस देश का सर सम्मान से ऊंचा करने का काम किया। और अगर आप देखें आजादी से लेकर आज तक और 1950 से लेकर के आज जब हम 2024 में हैं, भारत एक नए भारत को बनाने का काम किसने किया? अगर हम भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उन कार्यों की बात न करें, जब दुनिया में कोविड जैसी महामारी आई और विश्व के तमाम बड़े देशों ने घुटने टेक दिया, तब भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, भारत के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, वो देश की जनता के साथ खड़े रहे। हमें इस चीज का फक्र है और गर्व है कि भारत ने न केवल भारत के लोगों के लिए वैक्सीन बनाई, दुनिया के लोगों को भी वैक्सीन देने का काम किया। और हमको लगता है कि विश्व का पहला देश होगा भारत, जिसने अपनी आबादी के 70% से ज्यादा लोगों को कोविड के समय से लेकर आज तक 2 जून के राशन देने की व्यवस्था किया। भारत कृषि प्रधान देश है। कौन सी ऐसी सरकार आई, अगर आपको याद हो तो आप बताइए, जिसने 2000 रुपए तिमाही किसान सम्मान निधि देकर के भारत के किसानों को मजबूत करने का काम किया और बढ़ाने का काम किया। उत्तर प्रदेश में 3 चरणों की 26 सीटों पर मतदान हो चुका है और अब कल यानी कि 13 सीटों पर 130 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं और कन्नौज से खुद सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव, लखीमपुर से विवादों में रहे अजय मिश्रा उर्फ टेनी और एक बार फिर से लोकसभा चुनाव ये होने हैं और सभी प्रत्याशी मैदान में हैं। चौथे चरण के इस रण को लेकर स्टेट ब्यूरो प्रमुख अनिल के अंकुर की आप ये विश्लेषण वाली रिपोर्ट आप देखिए। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। 3 चरणों के मतदान पूरे हो चुके हैं। 13 तारीख को चौथे चरण का मतदान होगा और उत्तर प्रदेश से 13 सीटों पर उनके भाग का फैसला होगा। चुनावी मैदान घमासान चल रहा है और कौन कौन से महारथी कल अपने भाग का फैसला आजमाएंगे, इस संदर्भ में हम चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी अनूप कुमार सिंह जी से मैं पूछना चाहूंगा कि देखिए, एक तो पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इसमें है जिनके भाग का फैसला होना कन्नौज क्षेत्र से। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री हैं अजय टेनी का भी निश्चित रूप से लखीमपुर में काफी विवादों का सिलसिला रहा है। इसके अलावा 13 सीटें हैं, आपको पता होगा कौन कौन सा जहां ज्यादा लंबा संघर्ष मजेदार होगा, जिसको देखने में लोगों को आनंद आएगा। देखिए, 3 चरणों के मतदान हो चुके हैं। पहले चरण में, दूसरे चरण में 8-8 लोकसभा सीट में और तीसरे चरण में 10 लोकसभा सीट पर मतदान हो चुका है। कल चौथा चरण है, 13 जिलों के 13 सीटों पर मतदान होना है। ऐसे में तमाम जो दिग्गज हैं बड़े, उनकी इज्जत इस बार दांव पे लगी है। खासकर समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को आपने जिक्र किया है। निश्चित रूप से सुब्रत पाठक सामने है। वर्तमान में सुब्रत पाठक
कन्नौज के सांसद भी हैं और इस बार अखिलेश यादव सामने हैं। थोड़ा सा अखिलेश यादव भारी पड़ने वाले हैं क्योंकि वहां की जिस तरीके से जनता की ओपिनियन आ रही है, अब देखने वाली बात होगी कि परिणाम क्या बताएंगे। लेकिन आपने दूसरी सीट का जिक्र किया कि जहां पर लखीमपुर खीरी में अजय मिश्रा और टेनी तमाम विवादों में रहे, किसानों की हत्याओं का आरोप लगा, यहां तक कि उनके बेटे वो भी जेल में गए। खुद लगातार चूंकि अमित शाह के करीबी बताए जाते हैं और यही वजह है कि उनको फिर से वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया। एक चीज और अनुरूप मैं देख रहा हूँ, इस चुनाव में एक चीज और है कि जैसे उन्नाव की सीट ले, कन्नौज के बगल में ही है, लखनऊ के बगल में ही उन्नाव पड़ता है। उन्नाव की सीट अगर लेते हैं तो वहाँ पे साक्षी महाराज है। साक्षी महाराज भी हमेशा मतलब तमाम बातों को लेकर चर्चा में रहते हैं और उनके खिलाफ जो है इंडिया गठबंधन से है अन्नू टंडन, जो कि पहले भी सांसद रह चुकी हैं उसी क्षेत्र से। तो आपको क्या लगता है, क्या कैसा होगा वहाँ संघर्ष? बिल्कुल, उन्नाव की अगर बात करें तो उन्नाव एक जिस तरीके से पिछले इतिहास की बात करें तो अन्नू टंडन एक लोकप्रिय नेता रही हैं, एक मजबूत नेता है। इस बार साक्षी महाराज को फिर एक बार मौका भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। पिछली बार भी जो साक्षी महाराज जीत कर आए थे, इस बार अब देखना होगा कि अन्नू टंडन को लोग कितना देखते हैं, पसंद करते हैं या फिर साक्षी महाराज। साक्षी महाराज चूंकि हिंदुत्व के एक नेता माने जाते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, सनातन की सवाल उठाते हैं, तो ऐसे में मुझे लगता है कि वहां की जनता किस तरीके से उनको पसंद करेगी, फिलहाल चुनाव परिणाम ही बताएगा। एक चीज और, जो औद्योगिक कैपिटल है उत्तर प्रदेश की, नॉर्थ इंडिया की बोली जाती है कानपुर की जो स्थिति है, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रमेश अवस्थी हैं, जो कि पेशे से पत्रकार हुआ करते थे और उनको पहली बार आजमाया गया है। वहीं पे जो इंडिया गठबंधन से कांग्रेस की तरफ से है आलोक मिश्रा जिनके भी तमाम विद्यालय हैं उनमें चर्चित रहते हैं हमेशा। तो ऐसा क्या लगता है कि औद्योगिक नगरी कानपुर में क्या होगा? और रमेश अवस्थी के लेकर के एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें प्रधानमंत्री मोदी उनका हाथ नीचे करके बता रहे थे कि कैसे तुम्हें काम करना है। क्या लगता है? बिल्कुल सही बात है कि जब रमेश अवस्थी का जब कानपुर से प्रत्याशी का नाम आया तो यहां तक कि भाजपा के लोग भी चौंक गए कि भारतीय जनता पार्टी के पास प्रत्याशी नहीं है क्या, इतना कमजोर वहां पे क्यों उतार दिया? क्योंकि कानपुर एक जिस तरीके से उद्योग की नगरी है, वहां पर कांग्रेस का भी कभी दबदबा रहा करता था, फिर उसके बाद परिवर्तन हुआ, भारतीय जनता पार्टी आई। अब इस बार थोड़ा सा टक्कर है दोनों प्रत्याशियों में, हालांकि मोदी को भी वहां पर उतरना पड़ा और रोड शो मोदी ने कानपुर में वहां पर निकाला, वहां जनसैलाब भी उमड़ा, लेकिन वो जनसैलाब क्या वोटों में परिवर्तित हो पाएगा, फिलहाल ये अभी कयासों में लगा सकते हैं क्योंकि कल वहां पर भी मतदान है। अब देखने वाली बात होगी किस तरीके से वो जो एक मोदी के रोड शो में अपार जनसैलाब उमड़ा था, ये वोटों में तब्दील होगा या नहीं। फिलहाल तमाम जो ऐसी सीटें हैं, चाहे वो अखिलेश यादव कन्नौज की बात करें, इटावा की बात करें या फिर जो मिश्रिक की बात करें, मिश्रिक की हम लोग बात कर रहे थे जिसमें एक परिवार, एक रिश्तेदार भी अशोक रावत वहां पे पहले भी सांसद रह चुके हैं, मिश्रिक से वर्तमान में है, एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने आजमाया है। विपक्ष में उनके रिश्तेदार ही वहां पर खड़े हुए हैं। तो तमाम संघर्ष है और संघर्ष के बीच बीच में आपको टोक रहा हूं मैं बताना चाहूंगा कि एक अगर बात करते हैं शाहजहांपुर की, शाहजहांपुर में हमारे जो उत्तर प्रदेश में जतिन प्रसाद हैं, वहाँ के मूलतः रहने वाले हैं और उनका क्षेत्र में कल चुनाव है और उसको धरोहरा उनकी सीट रही है, वहाँ भी चुनाव लड़ चुके हैं। ऐसी स्थिति में जतिन प्रसाद का जो क्षेत्र है, जो उनका मूल क्षेत्र है, उसमें क्या स्थिति रहेगी? देखिए, शाहजहांपुर का एक अपना अलग इतिहास है, शाहजहांपुर की एक अपनी अलग राजनीति है। सुरेश खन्ना 9 बार से ज्यादा वहां पर विधायक रह चुके हैं। धौरारा वहां जो सीट जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं, वहां जिस सीट की जिक्र कर रहे हैं, वो उस पर एक अपना राजनीति रहती है। इस बार देखना होगा कि क्या कुछ भारतीय जनता पार्टी का जिस तरीके से जाति समीकरण के हिसाब से प्रत्याशी को तय किया है, क्या वहां की जनता एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की जो सीट है उसको मजबूत कर पाएगी? फिलहाल अभी इसका थोड़ा सा विलंब है, लेकिन वर्तमान हालात ये हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जाति समीकरण को देखते हुए वहां पर प्रत्याशी को उतारा है मैदान में।
देखिए ये अच्छी बात, सही बात बताई आपने कि लेकिन जो कल जो 13 सीटें हैं वो भी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण है, जहां पे मतदान हो रहा है। मतदान कल सुबह से शुरू हो जाएगा, जैसा कि चुनाव आयोग ने दावा किया है कि सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और जो संवेदनशील क्षेत्र है, असंवेदनशील क्षेत्र है, उनमें मतलब केंद्रीय सुरक्षा बल से लेकर के स्थानीय जो पुलिस बल या पीएसी बल का उपयोग किया जा रहा है। भारी संख्या में पुलिस उपयोग किया जाएगा। वहीं विपक्षी दलों का यह भी आरोप है कि सत्ता दल के दबाव में उनके मतदाताओं को हो सकता है बाहर से न निकलने दी जाए। इस पे निगरानी बनाने के लिए उन्होंने कहा है, चुनाव आयोग से मांग भी की है कि निगरानी रखी जाए। क्या कहते हैं? बिल्कुल सही बात है। 13 लोकसभा सीटें हैं, 130 प्रत्याशी कल चुनावी मैदान में हैं जो संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे में जो सबसे हॉट सीट है, खासकर कन्नौज की बात करें, कन्नौज के जो वर्तमान सांसद हैं सुब्रत पाठक, उनका साफ तौर से कहना है, चुनाव निर्वाचन आयोग से शिकायत भी कि यहाँ पर आतंकी तरीके से लोग आ रहे हैं जो बाहर कभी नहीं देखे गए हैं आज तक कन्नौज में। तो आशंकाएं हैं, हालांकि मुझे लगता हो सकता है उनको डर सता रहा हो हार का। अखिलेश यादव सामने है, तो ऐसी जो सीटें हैं, चाहे इटावा की बात करें, कन्नौज की बात करें या फिर लखीमपुर खीरी की बात करें, ऐसे तमाम जो हॉट सीटें हैं वहां को लेकर सबकी निगाहें टिकी हैं कि इस बार कौन वहां पर प्रत्याशी बनेगा। फिलहाल संघर्ष एक बड़ा है, कल मुकाबला बड़ा होने वाला है और क्षेत्रफल भी बड़ा है, क्योंकि 13 लोकसभा में एक साथ कल सुबह से मतदान शुरू होगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि मतदान प्रतिशत पर हर बार सवाल उठते हैं कि मतदान प्रतिशत क्यों कम हो रहा है। देखिए कल किस तरीके से मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए, जहां पे भारतीय जनता पार्टी ने पिछले से शुरुआती चुनाव हुए थे, उन चुनावों में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की और वहां पर नहीं बढ़ पाए, लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे मतदान प्रतिशत बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। शुरुआत का जो पहला चरण, दूसरा चरण हुआ, उसमें कम हुआ, तीसरे चरण में मतदान प्रतिशत उससे बेहतर रहा, हालांकि पिछली बार से कम रहा। आगे भी भारतीय जनता पार्टी हो या विपक्षी दल, दोनों की कोशिश होगी कि वो अपने अपने पक्ष में अधिक से अधिक वो मतदान प्रतिशत बढ़ाएं ताकि भविष्य में उनका मतदान अच्छा हो। कैमरा पर्सन रियाज के साथ अनिल के अंकुर।